इस क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन चैप्टर से जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजन की अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन या हिंदी में बोलते हैं वियोजन की अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन की अभिक्रिया। और डिस्प्लेसमेंट में दो तरह की रिएक्शन होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम सिंपली अगर बोलते हैं तो इसका मतलब होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन तो इसका मतलब हम इस वाली रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेंगे, ये क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में इस क्लास में तो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन इसमें किसी भी रिएक्शंस में हो सकती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी इसमें किसी भी रिएक्शंस में हो सकती है। तो मेन रिएक्शन तो हमारी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट ही है। इसके अलावा इन टर्म्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम रिएक्शंस को और बेहतर ढंग से समझ सकें। फाइनली हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक या जिसको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं उसको हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। नाम सही लग रहा है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन माने जुड़ना। तो जुड़ेगी कौन सी चीजें? दो मिनिमम हो सकती है, तभी तो दो से कम होगी तो चीज तो जुड़ नहीं सकती। तो दो चीज अगर जुड़ेगी और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन टू आर मोर देन टू reactants combine together and form single product, this reaction is called combination reaction। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा यहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख दी। यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने की वो ये है सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट अगर ये ध्यान में रहेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी तुम आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि दो एलिमेंट यानी एक ही टाइप के एटम से बनी हुई चीज तो एलिमेंट कहलाते, दो एलिमेंट मिलके कंबाइन करें तो कॉम्बिनेशन। ऐसा भी हो सकता है एक मॉलिक्यूल हो, एक एलिमेंट हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल हो। तो तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इसके एग्जांपल मैं लिख देता हूं। अब जैसे मैंने बोला, जैसे हाइड्रोजन है, राइट, और ऑक्सीजन है, ये दोनों ही एलिमेंट है। रिएक्ट हुआ और बन गया पानी, ठीक। सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए यह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन है, रिएक्शन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, और यहां पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। ध्यान देने की बात है कि सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब कॉपर है, ऑक्सीजन की रिएक्शन हो गई, कॉपर ऑक्साइड बन गया, सिंगल प्रोडक्ट देखो बन रहा है। इसका मतलब ये सारी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और इसमें दोनों जो रिएक्टेंट है वो एलिमेंट है, राइट। तो एक तरह का कॉम्बिनेशन तो ये हो सकता है। दूसरे तरह का कॉम्बिनेशन ये हो सकता है एक एलिमेंट हो और दूसरा एलिमेंट ना हो, वो मॉलिक्यूल हो। तो ऐसी भी रिएक्शन हो सकती है। जैसे मान लो कि मैंने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, अब ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन हो गई तो ये बनाया इसने कार्बन डाइऑक्साइड। यहां भी ये एलिमेंट है लेकिन ये तो कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, करेक्ट, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा कंपाउंड और एलिमेंट का, या मॉलिक्यूल कंपाउंड और एलिमेंट का एग्जाम्पल हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो हो वो कंपाउंड हो, जैसे NH3 हो, राइट, और HCl हो। अब इसमें देखो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है,
दोनों मिल गए यानी सी कंपाउंड और कंपाउंड मिल के भी कॉम्बिनेशन हो सकता है और ये अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो इस तरह से तुमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम ये प्रोडक्ट की साइड पे जाओ और वहां पे देखो एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 भी होता ना तो एक ही बनता। तो सिंगल प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन होता है 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स के मिलने के बाद, तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, ऑलराइट, और भी कुछ एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब तुमको अगर आता है कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखना और कोई भी एक एग्जांपल यहां पर दे देना। जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, बगैर बुझा हुआ चूना। इस पे रिएक्शन तुम करा देते हो वाटर की, तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, और इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम क्विक लाइम ना बोल के हम इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, जो रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये सारी रिएक्शन तुम्हारी बुक में ऑलरेडी मौजूद हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मैं इधर उधर की रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, वही रिएक्शन लिख रहा हूं जो इंपॉर्टेंट। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे लिखा है, तो ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है, तो इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, बगैर बुझा हुआ चूना। बगैर बुझे हुए चूनों पे पानी मिला दोगे ना तो उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। पोताई किया होगा, घर की वाइट वॉशिंग होती है, तो चूना लेके आते हैं, उसमें पानी मिला देते हैं। जब तुम पानी मिला दोगे ना तो उस जो बर्तन में तुम ये मिक्सिंग कर रहे हो देखोगे गर्म हो जाता है। इसका मतलब जब रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हीट निकल रही है, करेक्ट। तो हीट निकल रही है, तो यहाँ पे तुम ऐसे हीट भी दिखा सकते हो, और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्स माने बाहर, थर्म माने हीट, तो एक्सोथर्मिक, यहां पे ओ भी रहेगा, एक्सोथर्मिक। समझ में? ये चीजें देखो साथ साथ चल रही है। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें हीट निकल रही है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई? एक्सोथर्मिक। ठीक, समझ में आ गई बात? एक रिएक्शन और ले लेते ताकि एंडोथर्मिक भी पता चल जाए। जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन की रिएक्शन जब कराई जाती है तो इसमें हीट देनी पड़ती है। समझ में आई बात? इसमें हीट यहाँ पे तुमको देनी पड़ेगी। हीट देने के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। मैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हीट देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये रिएक्शन हो गया एंडोथर्मिक, जिसमें हमको हीट देनी पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आई बात? तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, हीट दी जा रही है, इसलिए एंडोथर्मिक। यहाँ पे हीट ऑटोमेटिकली निकल रही है, हम कुछ हीट दे नहीं रहे, तो इसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक तुमको समझ में आ गया होगा, जो यहाँ लास्ट में लिखा है। समझ में आया? हीट अगर दी जाएगी रिएक्शन कराने के लिए तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब सोख लेना, राइट, एब्जॉर्ब कर लेना। और एक्सोथर्मिक का मतलब रिमूवल ऑफ हीट, या इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा छेपी, यानी ऊष्मा का निकलना। ठीक, तो ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में तुमने समझ लिया, और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में समझा। एक चीज यहां पे कॉमन थी, सब जगह देखो सिंगल प्रोडक्ट ही बन रहा है, इसमें से कोई भी एग्जांपल तुम लिख सकते हो। मिटाऊं अभी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद अब हम बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो टूट के 2 या 2 से अधिक सिंपल प्रोडक्ट बना देता है, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक तरह से अगर तुम देखो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट मिलता है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, और इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट रहता है, टूट के सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस बात को लिख लेते हैं और उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं कॉम्बिनेशन
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने लिख दी। इसमें लिखा कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 भागों में बांटा जा सकता है इसको। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं थर्मल, थर्म मतलब होता है हीट। तो डिकम्पोजिशन जब हीट की प्रेजेंस में कराया जाता है तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन या जिसको बोलते हैं संगमरमर, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन पे अगर हम हीट देंगे तो हीट को इस तरह से दिखाते हैं, हीट हम दे रहे हैं, राइट, हीट दे रहे हैं तो उसके बाद ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो एक सिंगल प्रोडक्ट टूट के 2 सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसमें हीट हम अंदर दे रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन हुई? इंडोथर्मिक, अंदर दे रहे हैं, राइट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो इंडोथर्मिक होती हैं, क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट है, अब उसको तोड़ना है तो तुमको हीट तो देनी पड़ेगी ना। तो इसलिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। डन। अब ये तो हमने हीट देके इसको तोड़ा तो इसको हमने थर्मल डिकम्पोजिशन बोला। अब ऐसा भी हो सकता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो सकता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक। फोटोलिटिक, फोटो मतलब होता है लाइट, लाइट की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन होता है तो अब इसमें आता है AgBr, लाइट को H न्यू ऐसे भी करके दिखाते हैं, यानी जो सन रेज होती है ना वो लाइट, उसकी प्रेजेंस में टूट जाता है Ag और Br2 में, ठीक है। और ये एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है AgBr की, और एक रिएक्शन और है AgCl की। ये टूटता है तो Ag और Cl2, ये यहां पे गैस को दिखाने का ये तरीका होता है इसका। इस रिएक्शन के बारे में कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। इस रिएक्शन का ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है ना वहां पे यूज होता है। कहां पे यूज होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये फोटोलिटिक हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो सकता है। इलेक्ट्रो मतलब लाइट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, राइट। इसको बोल सकते हैं ऊष्मीय वियोजन, इसको बोल सकते हैं प्रकाशीय वियोजन, और इसको बोल सकते हैं विद्युत अपघटन वाला वियोजन, राइट ना हिंदी में। तो इसमें एक अच्छा एग्जांपल है वाटर। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आसानी से तुम तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन अगर इसका तुम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, तो ये टूट जाता है। अब ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इस तरह से तुमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 भाग में बांट सकते हैं ना। एक तो हीट की प्रेजेंस में अगर तोड़ोगे तो थर्मल, लाइट की यानी सन रेज की लाइट की प्रेजेंस में तोड़ोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा फोटोलिटिक, और अगर इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में तुम तोड़ोगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और इसमें देखो सिंगल रिएक्टेंट रहता है, वो टूट के 2 या 2 से अधिक सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये ध्यान में रखना है, यहां पे सिंगल रिएक्टेंट होता है जबकि कॉम्बिनेशन वाले में सिंगल प्रोडक्ट होता है, एकदम जस्ट अपोजिट होता है। डन। ओके, अब हम कुछ और रिएक्शन लिख लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमारी बुक में दी गई हैं तो उसके बारे में भी लिखना जरूरी। एक तो ये लिख ही लिया हुआ है। अब जैसे एक रिएक्शन दिया है लेड नाइट्रेट की हमारी बुक में, लेड नाइट्रेट की थर्मल डिकम्पोजिशन हम कराते हैं तो ये बन जाता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये यहाँ पे 2 गैसेस हमारे पास बन जाती है। ये O2 रहता है
हाँ, तो इस तरह से। अब एक रिएक्शन और बड़ी इंपॉर्टेंट है फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट का हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो ये फेरस बन जाता है यहां पे हमारा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो इस तरह से यहां पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पे तुम देख रहे हो एक सिंगल रिएक्टेंट है वो टूट के सिमिलर प्रोडक्ट बना रहा है 3, लेकिन सिंगल यहां पे रिएक्टेंट होना जरूरी है, ये शर्त है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। समझ में बात? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 2-3 इंपॉर्टेंट बातें। एंडोथर्मिक होता है क्योंकि हीट देनी पड़ती है, पहली चीज। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो 3 तरह का होता है, थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है और इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि सिंगल रिएक्टेंट होना चाहिए। डन। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही लग रहा है कुछ डिस्प्लेस किया जाएगा, यानी विस्थापित किया जाएगा, जगह से हटाया जाएगा। ठीक है, तो जगह से हटाया जाएगा। चलो देख लेते हैं कैसे हटाया जाएगा, क्या है। देखो, जैसे मान लो मैंने आयरन ले लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख देता हूं पहले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें तो एक सिंगल होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, राइट। जब डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो तुम सिंगल ही समझना, और अगर डबल बोलना होगा तो डबल स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आयरन है, आयरन पे H2SO4 की रिएक्शन करा दी तुमने, तो ये हो गया आयरन सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गए। ठीक है, जैसे कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो। कॉपर सल्फेट है और इस पे आयरन की रिएक्शन अगर तुम करा दो तो ये बन जाता है फेरस सल्फेट और कॉपर यहां पे बाहर निकल जाता है। यहां पे तुम देख रहे होगे कि ये एलिमेंट इस वाले, मतलब ये रिएक्टेंट इस वाले रिएक्टेंट का कुछ पार्ट ले लेता है और उसको पार्ट लेके अलग हो जाता है, यानी इस सल्फेट को इस आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया यहां से और खुद उसके साथ जुड़ गया। यहां पे देखो, आयरन ने इस सल्फेट को ले लिया, यानी इसको कॉपर सल्फेट के साथ डिस्प्लेस कर दिया और खुद जुड़ गया, लेकिन कॉपर इसके किसी पार्ट को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसकी हाइड्रोजन की सल्फेट को इसने ले लिया, लेकिन इसका कोई पार्ट हाइड्रोजन नहीं ले पाया, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें समझो। एक होती है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और नीचे के जो एलिमेंट होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। अगर कोई रिएक्शन ऐसी है, कोई ऐसा कंपाउंड है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर का एलिमेंट है उसके नीचे है, तो ऊपर वाला उसके कुछ पार्ट को खींच लेगा और जो उसका एलिमेंट रहेगा वो अलग हो जाएगा, लेकिन इसका अपोजिट सही नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे मैंने तुमको बोला कि आयरन ने सल्फेट को ले लिया, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता, यहां पे आयरन सल्फेट होता, पहले से आयरन सल्फेट होता, तुम इस पे कॉपर मिला देते तो ये रिएक्शन ही नहीं होती, क्योंकि आयरन कॉपर के ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में होता है, तो इतना मजबूती से सल्फेट को ये बाइंड करके रखता है कि सल्फेट को कॉपर निकाल ही नहीं पाता है। समझ में आई बात? तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो लिख लो, वो तुम्हारे काम हमेशा आने वाली है। कैसे याद करोगे? ये केदारनाथ का माली आलू जरा फीके आलू जरा फीके पकाता है, और कुछ एलिमेंट यहां पे नीचे भी हैं। ठीक है, इस तरह से और भी एलिमेंट नीचे हैं। फिलहाल इतने में काम चले। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, कॉपर, मरकरी और ये सिल्वर है।
तो ये जो ऊपर है ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, तुमको ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो याद कर लेना है। अब देखो फेरस सल्फेट, आयरन कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कॉपर कहाँ, यहाँ पे। तो कॉपर के साथ जुड़ी हुई चीज अगर आयरन के साथ जुड़ी हुई चीज रहेगी तो वो बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड होती है, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस, लेकिन कॉपर के साथ अगर कुछ जुड़ा होगा तो ये तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसके पार्ट को खींच लेगा, और वही यहाँ पर हो रहा है। देखो कॉपर सल्फेट यहाँ से लिया, अब ये तो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने इसके इस पार्ट को खींच लिया और अपने में जोड़ लिया, जबकि ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पा रही क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, उसने उसको बहुत स्ट्रांगली बाइंड किया हुआ है, तो कॉपर इसको खींच नहीं पाएगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम रिएक्शन ही गलत लिख दोगे। ठीक है, आई होप ये तुमको केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉपर, मरकरी और सिल्वर। ठीक, इस तरह से याद कर लेना है। ये क्वेश्चन आगे के आने वाले चैप्टर्स में दोबारा आएगा, तो इसलिए अभी से याद कर लो, राइट ना। तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, समझ गए रीजन। तो इस तरह से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में तुम क्या लिखोगे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस सम पार्ट ऑफ अदर रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अब बात कर लेते हैं। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे मैंने लिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड की मैंने रिएक्शन करा दी सोडियम सल्फेट से। ठीक, अब इसमें देखो बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है, और बेरियम सल्फेट, और ये सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ जा रहा है और NaCl बना दे रहा है। तो बेरियम के हिस्से को, बेरियम क्लोराइड में क्लोरीन के हिस्से को सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम ने सोडियम के सल्फेट वाले हिस्से को डिस्प्लेस करके अपने साथ जोड़ दिया, तो डबल हो रहा है ना। इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा था, इसमें आयरन देखो इसके साथ जुड़ रहा है लेकिन हाइड्रोजन को कुछ नहीं मिल रहा है। यहां पे बेरियम के साथ लगे क्लोराइड को अगर सोडियम ने लिया तो सोडियम के लगे हुए सल्फेट को इसने लिया, तो डबल हुआ ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो होता है ये प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं PPT। क्या लिखते हैं? PPT। क्या लिखते हैं? PPT। PPT क्या है? ये ना जब ये रिएक्शन होता है तो देखोगे कुछ ऐसा हिस्सा रहेगा व्हाइट कलर का, बेरियम सल्फेट होता है, ये जाके नीचे बैठ जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो सॉलिड किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन अगर होता है रिएक्शन में जाके नीचे, जिस बर्तन में रिएक्शन का नीचे बैठ जाएगा तो उसको PPT बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कभी कभी आता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना, यहाँ पे PPT लिख देना, बोलना दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन बेरियम सल्फेट इज अ प्रेसिपिटेट। तो बस हो गया आंसर। अच्छा, अब कौन कौन सा प्रेसिपिटेट होता है वो तुमको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो बातें समझ में आ जाएगी। और कुछ एग्जाम्पल लिख लो, तुम्हारी बुक के शुरू में ही एक एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो इसमें बनता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। अब ये केमिकल फार्मूला मैं कैसे लिख रहा हूं इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये लेड आयोडाइड ये भी PPT होता है, राइट, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जब रिएक्शन होता है तो नीचे बैठने लगता है तो इसको बोलते हैं PPT। तो ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है और ये होता है येलो कलर का। कभी कभी कलर भी पूछ लेता है, कौन से कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्टिविटी सीरीज को देख के करना, नहीं तो ऐसी रिएक्शन लिख दोगे जो रिएक्शन होती ही नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुमने देखा PPT का फॉर्मेशन हो रहा है,
ठीक है। और ये दो रिएक्शन जो है, इस दोनों रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये रिएक्शन याद करोगे तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सीधा सीधा खुश कराने वाला अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, खुश हो जाओगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। राइट बच्चों, इसलिए तुमको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मैंने इतनी रिएक्शन लिखी, कैसे याद करना। एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ना, अच्छे करने हैं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सीधा सीधा अगर मैं तुमको एग्जाम्पल दे दूं और एग्जाम में वो एग्जाम्पल पूछे ही नहीं जाएंगे तो कोई फायदा नहीं पढ़ाई का। राइट, तो इसलिए मैं तुमको वो एग्जाम्पल्स भी देता हूं जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। अब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बताने की जरूरत नहीं है। एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है और एंडोथर्मिक में हीट हम अंदर देते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? डिकम्पोजिशन, क्योंकि हमको उसे तोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में यहाँ पर स्टडी कर ली। ठीक है, ऐसी बहुत सी रिएक्शंस तुम खुद से भी लिख सकते हो। कुछ रिएक्शंस मैंने लिखी, जब आएगा तो तुम्हें एक दो रिएक्शन लिखना, लेकिन ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट। कभी कभी ये डायरेक्ट रिएक्शंस दे दी जाएंगे, कभी बैलेंस करने के लिए, कभी क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो तुमको ये रिएक्शंस भी जानना जरूरी होगा। चलो, इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।